हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, सब कुछ कुशल मंगल होगा, सुरक्षित होगा, सब चीज़ें बढ़िया तरीके से चल रही होंगी और किसी भी तरीके की बुरी खबर आप लोगों के आसपास के मोहल्ले के अंदर से नहीं आ रही होंगी। दोस्तों, भारत और चीन के जो सेनाएं हैं वो आमने सामने आ चुकी हैं और बहुत बुरे सिचुएशन के अंदर हालात इस तरीके से हैं कि दिन रात में हर रोज़ का जो दिन बीत रहा है उसमें हर कोई ये सोच रहा है कि कहीं युद्ध ना हो जाए। चीन, जो कि एक बहुत ही बंद तरीके की व्यवस्था है, कि बहुत ही क्लोज तरीके का सिस्टम है, उसके देशों को शायद इस चीज़ का पता लग रहा है या नहीं लग रहा, लेकिन हमारे यहाँ जिस तरीके का ओपन सिस्टम है, मीडिया है और सब चीज़ें हैं, तो इसके अंदर हमारे को काफ़ी हद तक समस्याएं पता लग रही हैं और छन छन के जो खबरें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट का या इंडियन पब्लिक का पैनिक डेवलप कर रही हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर आप लोगों को एक बहुत ही ब्रीफ, बहुत ही छोटा इंडिया और चाइना के मिलिट्री का जो पूरे का पूरा कंपैरिजन है वो कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मोटे तौर पर है। बारीकियों के अंदर तो वो सब हमारे जो अफसर हैं वही जाने, लेकिन एक बहुत ही उसमें जो कि मोटे तौर पर अगर नज़र आता है तो चीन की सेना जो एक बहुत बड़ा हुआ नज़र आती है और ऐसा लगता है कि कई बार चाय की टपली पर, सड़कों पे या किसी भी तरीके से बसों में एक डिबेट चालू हो चुकी है कि अगर इंडिया चाइना की लड़ाई हुई तो क्या होगा। तो इसके अंदर एक बड़ा हिस्सा कुछ लोगों का ऐसा भी नज़र आता है जो कहता है कि चीन बहुत ताकतवर है, बहुत आगे है और इंडिया से कहीं ज़्यादा आगे है, तो इंडिया को हरा देगा। ऐसी सिचुएशन में दोस्तों देखो, सीधी सी बात है कि जब दो देशों की लड़ाई होती है तो कौन किस पर भारी पड़ता है ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है और उसकी हथियारों की तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्मली देखो दोस्तों, क्या होता है कि कभी भी जब आप युद्ध लड़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपकी अलग अलग तरीके की सेनाएं होती हैं, अलग अलग तरीके की तैयारियां होती हैं और सब चीज़ों के ऊपर मैं बहुत ही इलेबोरेट वे में डिस्कशन करना चाहता हूं, लेकिन यूट्यूब की भी अपनी एक सीमा है, वीडियो बनाने की भी अपनी एक सीमा है और सब चीज़ें, लेकिन फिर भी मैं इस पूरी की पूरी भारत और चीन की तुलना जो है वो बहुत ही फेज्ड मैनर में करना चाहता हूँ कि किस फेज में कौन से लेवल पर इंडिया और चाइना आपस में आमने सामने एक दूसरे के आ सकते हैं और किस लेवल पर इंडिया जो है वो चीन पर भारी पड़ेगा और किस लेवल पर चीन जो है वो भारत पर भारी पड़ेगा। इस चीज़ को हमारे को बहुत ही बारीकी से देखना है। तो दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है वो इस सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है या एक बहुत ही ब्रॉड वे में कि इंडिया और चाइना की अगर लड़ाई होती है तो नॉर्मली किस सिचुएशन के अंदर कौन देश किस पर कितना भारी पड़ेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस चीज़ के ऊपर नोटिस करेंगे कि असलियत में चीन और भारत के बीच की अगर लड़ाई होती है या किन्हीं भी दो देशों की लड़ाई होती है तो वो किस चीज़ के ऊपर नॉर्मली डिपेंड करता है। अगर आप दो देशों की बात करें और वो दो देश आपस में एक दूसरे के साथ युद्ध के मैदान में जा रहे हैं तो असलियत में जो डिसीजन है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, हमें ये देखना है। तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहला कंपैरिजन तो हमारे को उन देशों की मिलिट्री का करना पड़ता है और मिलिट्री के साथ मिलिट्री इक्विपमेंट्स का करना पड़ता है कि असलियत में जो दो देश हैं उन दो देशों की सेना के बीच में क्या डिफरेंस है या किस किस तरीके से कौन सी सेना कहां पर कितनी मजबूत पड़ती है। अगर आप देखें तो यहां पर आर्मी की स्ट्रेंथ आपको नजर आएगी कि कितनी बड़ी आर्मी किसकी किसके साथ है। आर्मी के बाद कैनन्स नजर आएंगी कि किसकी इसके पास कितनी तोपें हैं, आर्टिलरी नजर आएगी और उसके बाद टैंक्स वगैरह से लेकर बहुत सारी दूसरी चीजें यहां पर नजर आएंगी और सबसे बड़ी बात मिसाइल्स नजर आएंगी। और इन मिसाइल्स को भी हम इस चीज के अंदर नोटिस करेंगे कि असलियत में किसके पास कितना आर्सेनल है। दूसरा, मिलिट्री के बाद एयर फोर्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि असलियत में कोई भी एयर फोर्स हुई, किसी भी देश की जो सेना होती है उसकी एयर फोर्स जो है, किसी भी देश की डिफेंस की जो कमान होती है, जो ताकत होती है वो उसकी एयर फोर्स होती है। जो जितनी ज्यादा ताकतवर एयर फोर्स होगी वो उतना ज्यादा कहर बरसाएगी दुश्मन के ऊपर और जो जितना ज्यादा दुश्मन के ऊपर कहर बरसा पाएगा वो उतना ज्यादा जीतने के चांसेस में रहेगा या उतनी ज्यादा उसको एज रहेगी। तीसरा, अगर आपके कोस्टल एरियाज, अगर आपके बॉर्डर सिक्योर हैं तो आपका समुद्र तट भी सिक्योर होना चाहिए। तो यहां पर कहीं ना कहीं नेवल फोर्स या जो नेवी है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दोस्तों, यहां तो सिर्फ सब ठीक है, आप दूसरे देश पर हमला अगर कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन कभी भाई सोच के देखिए, आप दूसरे पर हमला कर रहे हो तो असलियत में वो भी तो आप पर हमला करेगा। ऐसी सिचुएशन में जब वो वॉर एक कन्वेंशनल वॉर से बढ़कर मिसाइल वॉर में चला जाएगा तो आपके पास यहां पर डिफेंस सिस्टम कितना ज्यादा मजबूत है इस चीज को देखना पड़ेगा। डिफेंस के अंदर ऑब्वियस सी बात है, ऑफेंस तो ये कर रहे हैं, ये सामने वाले पे हमला कर रहे हैं, लेकिन आपका खासकर डिफेंस यानी आपके देश पर कोई हमला करे तो उसको बॉर्डर पर ही रोक दिया जाए। और खासकर इसके अंदर मिसाइल डिफेंस सिस्टम आपका कितना मजबूत है और चाइना या आपके दूसरे देश, आपके दुश्मन देश का कितना मौजूद है वो भी इंपॉर्टेंट है और देखा जाएगा।
उसके बाद दोस्तों आजकल एक नए तरीके के वॉर जो चल रहा है, इस वॉर के अंदर एक साइबर वॉर को हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते कि जब दो देशों की आपस में लड़ाई होगी तो वो एक दूसरे पर साइबर अटैक भी करेंगे, एक दूसरे के जो क्या नाम है, एक दूसरे के जो सिस्टम्स हैं, एक दूसरे की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो एक दूसरे के जो बैंकिंग सिस्टम है, एक दूसरे का इंटरनेट सिस्टम है, सब चीजों को ब्लॉक करके सब चीजों को कोलैप्स करने की कोशिश करेंगे। और इस साइबर वार में कौन देश कितना आगे है, इस चीज के ऊपर भी हमारे को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर मेरे को यहीं से एक लाइन निकालनी पड़ेगी, और वो ये है सैटेलाइट या एंटी सैटेलाइट सिस्टम। और इस सैटेलाइट या एंटी सैटेलाइट सिस्टम को भी हमारे को यहीं पर देखना पड़ेगा कि असलियत में आपके पास उन सैटेलाइटों से निपटने के लिए, उस एस्पियोनेज से निपटने के लिए, उसको बिल्कुल चौक करके रखने के लिए आपके पास क्या सिस्टम है। तो ये मोटे तौर पर अगर आप देखते हैं तो ये पर्टिकुलर किसी भी वॉर में लड़े जाने वाले ये सब चीजें इंस्ट्रूमेंट्स जो काम आते हैं। हौसला किसी भी देश का जो है, मोटिवेशन जो किसी भी देश के लोगों का अपने देश के लिए लड़ने का है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन दोस्तों वो हौसला भी कई बार पस्त होता हुआ नजर आता है, या हौसले से आप युद्ध तो जीत सकते हैं लेकिन लंबे समय तक उस हौसले को बनाए रखने के लिए भी जो सपोर्ट चाहिए होती है वो भी ज्यादा मायने रखती है। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को यह समझना पड़ेगा कि मैं इतना कंपैरिजन क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब आप बड़ी भाई पानीपत की लड़ाई के अंदर मराठों के पास हौसला तो जबरदस्त था, उनकी वॉर स्ट्रेटेजी से लेकर एक ऊंट की पीठ पर रखी हुई जो तोपें थी वो सबसे ज्यादा डिसिसिव फैक्टर प्रूव हुई। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर वो जो तोपें थी उन्होंने कहीं ना कहीं जो मराठे थे उनके डिफेंस सिस्टम को बर्बाद करके रख दिया और पूरी की पूरी लड़ाई के पासे को ही पलट कर रख दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि असलियत में एक छोटा सा कंपैरिजन कर लिया जाए इन दो देशों के बीच में कि असलियत में क्या क्या इनके बीच में, इनके पास क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है। ऐसी सिचुएशन में मिलिट्री का कंपैरिजन मेरे को यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। तो सबसे पहले मिलिट्री या कंपैरिजन के ऊपर ही हम आ जाते हैं। दोस्तों अगर देखा जाए तो मिलिट्री कंपैरिजन ऑफ इंडिया एंड चाइना अगर यहां पर देखते हैं आप लोग, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर डिफरेंस है तो असलियत में सबसे पहली बात नंबर ऑफ टैंक्स को अगर आप लोग देखते हैं तो 4292 और यहां पर 3500। असलियत में चाइना और इंडिया के बीच में असलियत में यहां पर फिगर जो है वो काफी ज्यादा डिफरेंस के अंदर आपको नजर आ रही है। तो यहां टैंक्स के मामले में कहीं ना कहीं चाइना से इंडिया जो है वो भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहां इंपॉर्टेंट सिचुएशन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिचुएशन ये है दोस्तों कि असलियत में क्या चाइना के अगेंस्ट आपको कहीं पर टैंक्स की जरूरत पड़ेगी। तो रियलिटी ये है अगर छोटी मोटी जो वैलीज हैं उनको छोड़ दिया जाए तो चाइना के अगेंस्ट यहां पर आपको टैंकों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप पूरे के पूरे टेरेन को उठाकर देखते हैं, पूरे के पूरे टेरेन को उठाकर देखते हैं चाइना के खिलाफ, तो यहां पर अगर आप देखते हैं इधर सिचुएशन के अंदर अगर आप देखते हैं तो यहां पर पूरे का पूरा चाइना के साथ जो भी बॉर्डर आप लोगों का लग रहा है वो पूरे का पूरा हिमालयन की माउंटेन रेंजेस हैं, पूरे का पूरा माउंटेन रेंजेस हैं। और जो टैंक्स हैं जो तोपें हैं, टैंक हैं, वो हमेशा मैदानी इलाकों में काम आते हैं, पहाड़ी इलाकों में काम नहीं आते हैं। आप इसे बेशक थोड़ा बहुत और इलेबोरेट करके देखना चाहेंगे तो आपको साफ नजर आ जाएगा सारे पहाड़ हैं। अब इस पहाड़ी इलाके के अंदर आप कैसे कोई टैंक को यूज कर पाएंगे। तो इसलिए हमारा टैंक के कंपैरिजन के अंदर चाइना के साथ टैंकों का कंपैरिजन बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। हाँ, आपका ये कंपैरिजन मैटर करेगा जब आप पाकिस्तान के साथ इतने लंबे बॉर्डर अप्रॉक्सीमेट 323 किलोमीटर लंबे बॉर्डर के ऊपर जब आप लड़ने चाह रहे होते हैं और पूरा मैदानी इलाका है, यहां पर टैंक अरेंजमेंट जो है, यहां पर टैंक्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और यहां पर आपकी चाइना के साथ वॉर के अंदर ये डिसिसिव रोल प्ले करते हैं। ये जो टैंक्स हैं ये चाइना के साथ तो डिसिसिव रोल प्ले करेंगे, लेकिन किसी भी तरीके से चाइना के अगेंस्ट बहुत ज्यादा काम आने वाले नहीं हैं। इसीलिए चाइना के साथ ये कंपैरिजन कर जरूर रहे हैं एक मोटे तौर पर, लेकिन रियलिटी यह है कि इसका बहुत ज्यादा कोई रेलेवेंस नहीं है। लेकिन फिर भी अगर दूसरी तरफ देखा जाए नंबर ऑफ एक्टिव पर्सनल्स, यहां पर कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच में एक डिफरेंस नजर आता है कि यहां पर अप्रॉक्सीमेट आपके पास 15 लाख के करीब की आर्मी है और चाइना के पास अप्रॉक्सीमेट जो है वो 21-22 लाख के करीब की आर्मी है। यहां आप लोगों को नजर आ रहा है कि अप्रॉक्सीमेट 7 लाख का डिफरेंस है। थोड़े टाइम पहले तक तो ये 25 लाख के करीब की आर्मी थी।
लेकिन यहां 22 और 25 लाख और 15 लाख का डिफरेंस आपको कोई मायने नहीं रखता। रीजन उसका यह है कि इसमें चाइना की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि अप्रॉक्सीमेट 8 लाख सैनिक जो हैं वो इसके सिर्फ 2 साल के लिए आते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि वहां पर एक तरीके से इस तरीके का सिस्टम है कि आपको कंपलसरी मिलिट्री सर्विसेज जो है वो करनी पड़ रही हैं। कंपलसरी मिलिट्री सर्विसेज का मतलब ये होता है, कॉन्स्क्रिप्शन जिसे कहा जाएगा, उसका मतलब यह होता है कि आपको हर हालत में कम से कम 2 साल सेना में भर्ती होकर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो ये 2 साल यानी 8 लाख लोग अपने आप में बहुत ज्यादा हैं। लेकिन दूसरी इसकी सिचुएशन यह भी है कि क्या ये 8 लाख लोग किसी के काम के हैं, तो यहां पर असलियत में इसका 70% टाइम जो है वो पॉलिटिकल ट्रेनिंग के अंदर चला जाता है और सिर्फ ये समझाने में चला जाता है कि वाई चाइना इज इंपॉर्टेंट फॉर, वाई चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी इज इंपॉर्टेंट फॉर चाइना, कि चाइना के लिए जो कम्युनिस्ट पार्टी है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसी चीज को समझाने में चला जाता है। तो अगर आप 22 लाख में से 8 लाख घटा भी देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपकी सेना ही यहां कहीं ना कहीं भारी पड़ती हुई नजर आएगी और सेना के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। दूसरा, वॉर एक्सपीरियंस यहां पर बहुत ज्यादा मायने रखता है। वॉर एक्सपीरियंस का मतलब यह है कि आपकी सेना को लड़ाइयों का कितना एक्सपीरियंस है और चीन की सेना को लड़ाइयों का कितना एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों सीधी सी बात है, देखो आपकी वन ऑफ द मोस्ट बैटल हार्डल आर्मीज ऑफ दिस वर्ल्ड है, दुनिया की सबसे ज्यादा बैटल हार्डल आर्मीज में से आपकी आर्मी है, जो सबसे पहले आजाद होते ही 1971 में पाकिस्तान से भिड़ गई, उसके बाद 1948 में हैदराबाद वाला इशू हुआ, उसके बाद 1962 में चाइना से भले ही हारे लेकिन एक्सपीरियंस ले लिया, फिर 1965 में आप लोगों की लड़ाई हुई, फिर 1969 के अंदर लड़ाई हुई चाइना से ही, फिर 1971 में दोबारा आप पाकिस्तान से लड़े, उसके बाद 1985 के अंदर सियाचिन का जो इशू था वो आपका सियाचिन के ऊपर कब्जा किया, उसके बाद 1999 के अंदर कारगिल हो गया, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये सारी की सारी सिचुएशंस में कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ते गए और कहीं ना कहीं इतनी सारी लड़ाइयों का आपके पास एक्सपीरियंस है। और इसके साथ हाउ कैन यू फॉरगेट कश्मीर, हाउ कैन यू फॉरगेट नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है वो कश्मीर तो अपने आप में दुनिया का एक बैटल ग्राउंड है। रोज वहां पर तुम्हारी सेना को कोई ना कोई प्रैक्टिस हुई रहती है, रोज वहां से किसी न किसी शहीद के जो क्या नाम है फूल हैं, हम तो उसे फूल कहेंगे, कि हमारे जो पुष्प हैं शहीद के वो आते रहते हुए नजर आते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है आपकी आर्मी और उसके बाद यूनाइटेड नेशंस की जो पीस कीपिंग फोर्स है उसके अंदर आपकी आर्मी का जो जवाब ही नहीं। अभी थोड़े दिन पहले कंपैरिजन हुआ था कि चाइनीज फोर्स जो है वो यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स में किसी अफ्रीकन कंट्री में थी, शायद सूडान में थी, वहां पर जो रिबेल्स थे उन्होंने जब अटैक किया चाइनीज मिलिट्री भाग गई, चाइनीज मिलिट्री भाग गई। तो सोच सकते हैं आर्मी भाग जाना। और वहीं पर अगर चाइनीज आर्मी का वॉर एक्सपीरियंस देखेंगे तो वो 1979 का वियतनाम वॉर के साथ है और उस वियतनाम के अंदर चाइना के अप्रॉक्सीमेट 30,000 के करीब लोग मारे गए चाइना वालों ने, और वो भी तब जब इनके पास बहुत ही एग्रेसिव, बहुत ही जबरदस्त इक्विपमेंट्स होते थे। और वहीं पर वियतनाम उस टाइम पर गरीब देश था, हथियार बहुत ज्यादा थे नहीं, लेकिन उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर के थ्रू उनका कब्रें ऐसी बना दी कि चाइना की हिम्मत नहीं हुई, 6 दिन के अंदर अंदर वापस भाग गए। इतना बुरा सिचुएशन चाइना की थी। उसके बाद चाइना का जो एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं लेवियाथन टाइप का दिखाई तो देता, लेकिन कुछ है नहीं कंपैरेटिवली आपकी सेना के इस वॉर एक्सपीरियंस के, कंपैरेटिवली आपकी सेना के डेली प्रैक्टिसेस के, कंपैरेटिवली आपकी सेना के परफॉर्मेंस यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स के अंदर। तो असलियत में सेना कितनी बड़ी है उससे मायने नहीं रखता, सेना को लड़ने का कितना एक्सपीरियंस है, वो प्रोफेशनल कितनी है, इससे मायने रखता है। और पहला वो जो एक प्रील्यूड था वो देख लिया आप लोगों ने एक ट्रेलर की फॉर्म में कि हमारे जो थे वो 20 शहीद हुए और वहां पर अप्रॉक्सीमेट 43 की खबर आई, और वो लोग तो इस हद तक हैं कि उस खबर को दिखाया भी नहीं। कैन यू इमेजिन, खबर को दिखाया तक नहीं। तो आपको आपकी आर्मी जो मिलिट्री है जो उसके सामने तो मैटर कर ही नहीं रहा है। वो तो चाहते हैं, मैं कितने ऐसे फौजी, मेरे खुद के 2 भाई फौज में हैं, तो उनसे बात करें तो वो कहते हैं यार फ्रंट पे जाने का मौका तो मिले, इसलिए इतनी तनख्वाह ले ली, कम से कम कुछ तो सेवा करने का मौका मिले, आए ही इसलिए थे। अब कितना उसको देखा जाए, कितना उस तरीके से सिचुएशन को देखा जाए, तो वो असलियत में यहां इनके जोश में पता लग रहा है।
और कंपैरेटिवली जो हंसते हुए अगर नजर आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये लोग आपके भारी पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात, यहां पर जो माउंटेन ब्रिगेड है इंडिया की, जो माउंटेन ब्रिगेड है वो दुनिया की बेस्ट ब्रिगेड में से एक है। यानी आपके सिपाहियों का लगभग 50,000 के करीब सिपाही ऐसे हैं जिनको पूरी जिंदगी सिर्फ एक चीज सिखाई गई है, हाउ टू फाइट इन माउंटेन्स। और ये 20 वर्सेस 43, जबकि ये थे भी बहुत कम और ये बहुत ज्यादा थे, अप्रोक्सीमेट 300-400 वर्सेस 2400-2500 का डिफरेंस दिखाया गया है। ऐसी सिचुएशन में भी ये लोग अगर उनको मार के आ रहे हैं और ज्यादा मार के आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि दे वर वेल ट्रेन्ड एज कंपेयर टू चाइनीज मिलिट्री। तो ये एक बेसिक फैक्ट आप जो समझिए कि असलियत में बेसिक फैक्ट, बेसिक जो पार्ट है वो इंडियन आर्मी का कितना ज्यादा स्ट्रांग है। तो यहां घबराने की किसी तरीके की कोई जरूरत नहीं है। यू आर इन सेफ हैंड्स, आप बहुत सुरक्षित हाथों में हैं। हमारे जो लड़के हैं वो बहुत ही एग्रेसिवली उस सिचुएशन को झेलने के लिए तैयार हैं। हालात बुरे इतने हैं कि वो सरों की आहुति मांगते हैं। हालात ऐसे हैं कि वो सर की आहुति मांगेंगे। लेकिन सबसे बड़ी सिचुएशन ये है कि हमारे जो नौजवान हैं वो आहुति देने से पीछे नहीं हट रहे। सही, ये जज्बा जो है ये आपको हारने नहीं देगा। ये जज्बा आपको हारने नहीं देगा। इस जज्बे को सलाम है। और गुस्सा उन अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज पे आ रहे जो इस टाइम पर राजनीति कर रहे हैं। दोस्तों, इस समय पर राजनीति नहीं, इस समय पर बहस नहीं। ये वो समय है जब आपको, चाहे अपनी सरकार गलत है चाहे सही है, मजबूती के साथ खड़े होना है। बेफालतू की बहस क्रिएट नहीं करनी है, बेफालतू में माइंड डाइवर्ट नहीं करना है। इसे समझिए। अगला नेक्स्ट सिचुएशन इज, अब रिजर्व पर्सनल्स। यहां पर आकर कहीं ना कहीं आपको सिग्निफिकेंट नंबर में डिफरेंस इस हद तक नजर आ जाएगा कि कहीं ना कहीं आपके जो रिजर्व्ड पर्सनल्स हैं, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ एंड ऑल, तो ये अपने आप में ट्रेंड है। और इनको भी अगर आप इग्नोर भी ना करें तो भी ये अपनी जान, जो मतलब सेकंड लाइन जो डिफेंस है वो आपका इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि कोई भी देश आपके अंदर घुसने की तो हिम्मत कर नहीं सकता। ये सबसे बड़ी बात है। रिजर्व्ड पर्सनल की एक आपके पास बहुत बड़ी एक सिचुएशन खड़ी हुई है। आगे यहां पर एक और इंपॉर्टेंट सिचुएशन ये है, आर्मर्ड व्हीकल्स। ऐसे व्हीकल्स जो कि मतलब बिल्कुल ही बख्तरबंद गाड़ियां के सैनिकों को ले जाके या किसी भी तरीके से, ऐसी सिचुएशन में भी अगर आप देखते हैं तो आर्मर्ड व्हीकल्स इंडिया के पास एक नंबर, सिग्निफिकेंट नंबर में मौजूद हैं, लेकिन चाइना के पास 33,000 के नंबर के अंदर मौजूद है। तो दोस्तों यहां पे भी आप ये देखिए, भले ही ये इतने हैं और ये बहुत ज्यादा मल्टीपल टाइम्स, अप्रोक्सीमेट 3 गुना ज्यादा आपको, 4 गुना ज्यादा आपको दिखाई दे रहे होंगे। अगर इंटू 4 की अगर सिचुएशन में आ रही है तो भी घबराने की सिचुएशन नहीं है। उसके पीछे रीजन ये है कि चाइना की बॉर्डर अपना, अगर उसका लोकल टेरेन देखा जाए, यहां पर अगर चाइना के पड़ोसियों को देखा जाए तो भाई अप्रोक्सीमेट 14 पड़ोसियों के साथ उसकी जो देश की सीमा है वो डायरेक्ट लगती है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर आप देखते हैं उसके देश में, तो उइगुर के अंदर, तिब्बत से लेकर और दूसरे बहुत सारे रीजन्स के अंदर उसकी प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा हैं, वो इतना तगड़े तरीके से फंसा हुआ है कि आर्मर्ड व्हीकल्स की वहां पर जरूरत है। आपके यहां नहीं है, आपके यहां नहीं है। आपके यहां आर्मर्ड व्हीकल सिर्फ बॉर्डर तक अपनी फोर्सेस को ले जाने के लिए काम आते हैं और इसीलिए बहुत ज्यादा डिफरेंसेस यहां पर नजर नहीं है। तो इसलिए आर्मर्ड व्हीकल के नंबर को देखकर भी किसी भी तरीके से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बॉर्डर इस तरीके का है आप लोगों का, इंडिया और चाइना का बॉर्डर इस तरीके का है कि वहां पर आर्मर्ड व्हीकल्स भी बहुत ज्यादा काम आने वाले नहीं हैं, बहुत ज्यादा काम आने वाले नहीं हैं। और आर्मर्ड व्हीकल्स वहां पर एक बहुत ही, जिसे कहते हैं इनकम्पिटेंट या फिर जिसे कहते हैं यूजलेस प्रूव होते हुए नजर आएंगे। अब ऐसी सिचुएशन में अगला पॉइंट कौन सा है? अगला है सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी। यहां पर अगर आप देखें तो ये भी पाकिस्तान के अगेंस्ट काम आएगी और टैंक्स के मामले में इस आर्टिलरी को इन्होंने कंप्लीट कर लिया, तो इसमें इसकी कोई समस्या वाली बात नहीं है कि मतलब तोप की तरह ये काम आए, लेकिन थोड़ा आगे पीछे हो जाए। इसका कंपैरिजन, इसकी कमी को आपके
इसकी कमी को अगले इस पार्ट में पूरा किया गया है इंडिया के द्वारा। इंडिया के द्वारा इस पार्ट में, जो पिछले वाला पार्ट है, फील्ड आर्टिलरी की फॉर्म में आप लोगों ने यहां पर पूरा किया है। चाहे इसके अंदर हॉविट्जर हो गई, चाहे बोफोर्स हो गई, चाहे इंडिया ने अपनी तोपें बना रखी हैं, वो इस लेवल पर है कि यहां पर इसका कंपैरिजन चाइना से किया जाए तो चाइना से कहीं ज्यादा आप भारी पड़ते हैं। रीजन उसका यह है, रीजन फिर वहीं आ जाता है कि पहाड़। भाई रीजन सिंपल सा यहां पर अगर आप ये देखते हैं तो सिंपल एक नजर आ जाता है कि पहाड़ों के अंदर जहां टैंक काम नहीं आता बहुत ज्यादा सा, वहां पर सेल्फ प्रोपेल्ड जो गन्स हैं, वो आर्टिलरी है, वो काम नहीं आती। वहां पर फिक्स्ड आर्टिलरी जो है, अगर वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है, तोपें जो हैं स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर हैं, और जितनी ज्यादा हैवी रेंज वाली तोपें हैं पहाड़ों पर गोला फेंकने के लिए, वो उतनी ज्यादा काम आती हैं। और इन तोपों का जो ट्रस्ट है वो आप लोगों ने कारगिल वॉर के अंदर पहले ही देख लिया है। और इस कारगिल वॉर में इस हद तक आपकी इन तोपों ने कहर बरपाया था कि पाकिस्तानी जो घुसपैठिए आए हुए थे उनके पास मौका तक नहीं था कि वो कहीं पर भाग जाएं। ये रियलिटी है कि आपकी तोपों ने सबसे ज्यादा अच्छा काम किया, सबसे ज्यादा कहर बरपाया। और यही कारण है कि उसके बाद की सिचुएशन में आप देखते हैं कि आज के दिन आपके पास जो आर्टिलरी, फील्ड आर्टिलरी है, वो चाइना से कहीं ज्यादा नंबर के अंदर मौजूद है, जो डिसिसिव प्रूव होगी आने वाले सिस्टम्स में। आगे रॉकेट प्रोजेक्टर्स, अगर आप यहां पर देखें, रॉकेट प्रोजेक्टर्स अपने जरूरत के हिसाब से, आपने फील्ड गन्स पे काम किया, उसने रॉकेट प्रोजेक्टर्स पर काम किया। लेकिन वही वाली बात है कि रॉकेट प्रोजेक्टर्स जो कि एक फायर एंड फॉरगेट वाली सिचुएशन में है, उनको अगर देखा जाए तो ये पहाड़ों के ऊपर बहुत ज्यादा कारगर इसलिए प्रूव नहीं होते, पहाड़ों पर ये इसलिए बहुत ज्यादा कारगर प्रूव नहीं होते कि पहाड़ों के अंदर टेरेन इस तरीके का है कि फील्ड नहीं है। फील्ड के अंदर तो ये बहुत अच्छे प्रूव होंगे, पहाड़ों के अंदर आपकी वो कैनन्स ही प्रूव होंगी जो आसानी से आगे जा सकें, उनको फिक्स किया जा सके और धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा सके। ये इसमें भी घबराने की जरूरत नहीं। फिर भी आपके पास जो भी नंबर है, सिग्निफिकेंट नंबर, बहुत अच्छा है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी सिचुएशन में अगर आप देखेंगे तो मोटे तौर पर ओवरऑल देखा जाए तो सारे का सारा जो सिचुएशन आकर फिक्स हो जाती है वो टेरेन के ऊपर फिक्स होती है, जो पूरी की पूरी आपकी मिलिट्री के ऊपर, और जो कि दुनिया में बेस्ट है, और दूसरा आपका फील्ड आर्टिलरी के ऊपर जाकर, फील्ड आर्टिलरी के ऊपर जाकर फिक्स होती है, जो अपने आप में इंडिया ने इतना मजबूत पार्ट कर रखा है। और इसके साथ साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो यहां पर मौजूद होगा वो मिसाइल्स का, और इसके अगली क्लास के अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा एयरफोर्स का। ये दोनों कंपैरिजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और यहीं से आप लोगों को कहीं ना कहीं अपनी देश की सुरक्षा समझ में आनी शुरू होगी कि आपके देश की सरकारों ने, चाहे वो कोई सी भी सरकार हो, मुझे उससे मतलब नहीं है, आपके देश की कोई भी सरकार हुई उसने बहुत अच्छे काम किए। और सबसे बड़ी बात, ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इसने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, इसने जो संसाधन अवसंरचनात्मक विकास किया, सड़कें बनाई, पुल बनाए, सब चीजें बनाई और उनको यूटिलाइज किया, फिक्स किया अलग अलग जगह पे, उसका असर है कि आप आज इतनी स्ट्रांग पोजीशन में हैं कि चाइना जो है वो बहुत ज्यादा आप लोगों को परेशान नहीं कर सकता, कम से कम जमीन के मामले में तो। और जमीन के मामले में वो इतना फंस चुका है कि आपको कुछ होने वाला नहीं है। यू आर इन वेरी सेफ हैंड्स, बहुत अच्छी जगह पर हो, और हमारे को अपनी सेना के साथ हर तरीके से, हर मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए। और यहां पर मुझे अपने देश की उन राजनीतिक पार्टियों से जो हमारी सरकार के ऊपर इस विकट समय में आकर सवालिया निशान लगा रही है, मेरा उनसे भी सवाल है। मेरा उनसे सवाल यह है कि भाई, उनसे अनुरोध है, सवाल भी नहीं है, अनुरोध है कि भाई ऐसी मुसीबत की घड़ी में जब हमारा देश बहुत ही विकट समस्या में घिरा हुआ है, सरकार से सवाल बाद में पूछ लेना। भाई 1962 की लड़ाई के अंदर जवाहरलाल नेहरू महोदय से सवाल जब पूछे गए तो सवाल 1962 की लड़ाई में थोड़ा ना पूछे गए थे। 1962 की लड़ाई के बाद तो जवाहरलाल नेहरू के ऊपर सी राजागोपालाचारी, जो हमारे सी राजागोपालाचारी हमारे जो राष्ट्रपति महोदय थे, उन्होंने इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट किया, सी राजागोपालाचारी नहीं था, आई फॉरगॉट हिज नेम, उन्होंने इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट किया, इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट किया हमारे क्या नाम है प्रधानमंत्री महोदय के ऊपर, कि
प्रधानमंत्री महोदय को अपने विदेश मंत्री का इस्तीफा तक लेना पड़ गया था, अपने रक्षा मंत्री का इस्तीफा तक लेना पड़ गया था। राष्ट्रपति महोदय ने इतना सवाल पूछे गए, संसद में इतने सवाल पूछे, जवाहरलाल नेहरू को इतना गम हुआ कि लोगों का यह कहना है, राइटर्स और स्कॉलर्स का यह कहना है कि इस गम के चलते, इस दबाव के चलते, इस हार के चलते जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो बीमार रहने लगे और एक्सपायर हो गए। दोस्तों, लड़ाई के बाद पूछो कि हमारा विपक्ष के साथ कहना है, लड़ाई के समय नहीं। ये हालात क्रिटिकल हैं। आपका देश मेडिकल सिचुएशंस, मेडिकल इमरजेंसी के अंदर एक तरीके की जिसे कहते हैं स्वास्थ्य आपातकाल के अंदर फंसा हुआ है और ऊपर से आपका दुश्मन आपके सर चढ़कर आ गया है। ऐसी विकट परिस्थितियों में, ऐसी विकट स्थिति के अंदर आपकी सरकार का ध्यान ना भटकाया जाए, उससे सवाल ज़्यादा पूछने की जगह उसको सिर्फ और सिर्फ अपने देश की सुरक्षा की तरफ ध्यान लगाने दिया जाए। यही मेरा विपक्ष से अनुरोध है। सवाल पूछे जाएंगे, सवाल हम भी पूछेंगे कि आ कैसे गए, इस समय नहीं। एक बार इस विकट परिस्थिति से निकल जाएं, उसके बाद सवाल ही सवाल हैं, जितने हैं उतने सवाल हैं। अभी नहीं, अभी समय नहीं है। तो दोस्तों, इसी आज के इस वीडियो का यहीं पर अंत। अगले वीडियो में मैं एयरफोर्स का कंपैरिजन करूंगा और उसके बाद नेवी का कंपैरिजन करूंगा और साइबर वॉरफेयर के लिए आपका देश कितना तैयार है उसका कंपैरिजन करूंगा। अभी के लिए केवल इतना है कि हमारा जो सिस्टम चल रहा है उसके ऊपर ध्यान दिया जाए और अभी हम सुरक्षित हाथों में हैं। मुझे ऐसा कुछ गट फीलिंग नहीं आ रही कि हम किसी तरीके के खतरे में हैं, जब तक कि कोई मिसाइल से और न्यूक्लियर वॉर ना छिड़ जाए। उससे पहले आप बहुत सुरक्षित हाथों में हैं। और मिसाइल डिफेंस सिस्टम के ऊपर एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर भी आपको नजर आएगा कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी आपका बहुत मजबूत है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।